हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम जा रहे हैं अबाउट मैनुअल मसल टेस्टिंग। तो बच्चों, मैनुअल मसल टेस्टिंग यानी कि एमएमटी, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको ऑन हैंड होना चाहिए। मतलब आपको अच्छे से ये जो स्किल है, जो ये टॉपिक है एमएमटी, ये आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये ना एक बेसिक है, मतलब वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी है। ठीक है। तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे, इसमें प्लस माइनस क्या होता है, 0 to 5 ग्रेडिंग्स क्या होती है, उन सब के बारे में हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो देखो, मैनुअल मसल टेस्टिंग, एमएमटी। मैनुअल का मतलब क्या हुआ? खुद, अपने हाथों से। मसल यानी कि मसल जो हमारी बॉडी में मसल्स हैं। टेस्टिंग यानी कि उनको टेस्ट करना। ठीक है। तो मैनुअल मसल टेस्टिंग में बच्चों हम पर मसल की क्या चीज टेस्ट करते हैं? मसल में तो एंड्योरेंस भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, स्ट्रेंथ भी होती है, प्रोटीन्स भी होते हैं मसल के अंदर। तो मसल की तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस भी होती हैं। तो एमएमटी के थ्रू हम टेस्ट करते क्या हैं? तो एमएमटी के थ्रू हम क्या टेस्ट करते हैं? मसल की स्ट्रेंथ। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एमएमटी क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करते हैं, तो आपका पहला आंसर होगा टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल। एमएमटी एंड्योरेंस के लिए टेस्ट नहीं होगी। इट इज एज क्लियर एज दैट। ठीक है। तो हम किस लिए टेस्ट करेंगे, क्यों हम एमएमटी को यूज करेंगे? मसल की स्ट्रेंथ को इवेल्युएट करने के लिए, उसको ग्रेड्स देने के लिए। तो ब्रीफ में बता देती हूँ, मसल स्ट्रेंथ क्या होता है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एक इंडिविजुअल मसल की या फिर एक ग्रुप ऑफ मसल की, जिससे कि ना वो फोर्स जनरेट करता है। यानी कि जो फोर्स जनरेशन कैपेसिटी होती है मसल की, दैट इज इट्स मसल स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों। So it refers to the amount of force a muscle can produce with a single maximal effort. अब देखो, यहाँ पे आप डेफिनेशन पे अगर देखोगे तो हमने लिखा है कैपेसिटी ऑफ अ मसल और ग्रुप ऑफ मसल्स। तो मसल जो है वो सिंगल मसल भी फोर्स जनरेट कर सकती है और ग्रुप ऑफ मसल भी फोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो सेम वेज एमएमटी भी हम या तो ग्रुप ऑफ मसल्स की कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल मसल्स की कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से ही पता चल रहा है हमें कि सिंगल मसल भी हमें स्ट्रेंथ दे सकती है और ग्रुप ऑफ मसल भी स्ट्रेंथ दे सकती है। तो हम इंडिविजुअली भी एमएमटी टेस्ट कर सकते हैं ऑफ ईच मसल, और हम एज अ ग्रुप भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां से हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों एमएमटी। सो इट इज द असेसमेंट फॉर वीकेंड और पैरालाइज्ड मसल। यानी कि हम असेस ही तो कर रहे हैं, हम नाप ही तो रहे हैं कि कितनी ताकत है। So it enables to find out the strength of the muscle and its capacity of performing an activity. जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी उतना अच्छा जो इंडिविजुअल है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर मसल। ठीक है बच्चों, यहां तक अच्छे से समझ आ गया। अब MMT involves manually applied resistance by the therapist to test and determine muscle grades. अब देखो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम भाई वेट यूज करेंगे एडिशनल, हम उसे कोई थेराबैंड दे देंगे या फिर हम कोई और ऐसी चीज दे देंगे जो पेशेंट को रेजिस्टेंस दे। नहीं, नाम में ही आ रहा है बच्चों मैनुअल मसल टेस्टिंग। मैनुअली मतलब थेरेपिस्ट खुद अपने हाथों से टेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि भाई तुम 10 किलो उठा सकते हो, मैं तुम्हारी 10 किलो दे के तुम्हारी स्ट्रेंथ नापूंगी। नहीं, मैं अपने हाथ से उसको टच करूंगी, अपने हाथ से उसे रेजिस्टेंस दूंगी। अगर वो ओवरकम कर पाता है, नहीं कर पाता है, उस हिसाब से मैं उसे ग्रेड्स दे दूंगी। So during testing, stabilization of the body part on which the muscle originates and careful avoidance of substitution by other muscle groups are emphasized. तो अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम मसल की टेस्टिंग कर रहे हैं, मसल को स्ट्रेंथ के लिए बेसिस पे इवेल्युएट कर रहे हैं। तो अगर मान लो मसल टेस्टिंग कर रही हूँ कोराकोब्रेकियालिस की, ठीक है, या फिर मान लो मैं बाइसेप्स ब्रेकियाई की मसल टेस्टिंग कर रही हूँ, तो उसका अब मैं देखो यहाँ पे मैं मसल की बात कर रही हूँ, एल्बो फ्लेक्सर्स की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है। तो उस मसल की एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी जिसपे मुझे उस मसल को जाके रखना है, हाथ को ले जाके रखना है, और वहां पे वो मसल आइसोलेट हो जाएगी और उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। बट अगर मान लो मैंने पोजीशनिंग ही गलत कर दी, मैंने ढंग से स्टेबलाइज नहीं किया, क्योंकि पेशेंट को थोड़ी ना पता है, मुझे पता है ना, कि उसको कैसे रखना है, हाथ उसका कैसे नहीं रखना फॉर द टेस्टिंग। तो अगर मैं उस चीज को ढंग से नहीं करूंगी तो क्या मुझे अपना रिजल्ट अच्छा मिलेगा? क्या मैंने जो इवैल्यूएशन किया वो सही होगा? कर तो आप लोगे, पर क्या वो सही है, क्या वो जेन्युइन है?
नहीं, क्यों? क्योंकि दूसरी मसल ने आके उसका काम कर दिया। आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैंने तो बहुत अपनी सही एमएमटी कर ली, पर एक्चुअली आपने गलत करी है। ठीक है, उससे क्या होगा, आप उस बेसिस पे अपना असेसमेंट बताओगे कि भाई ये तो एमएमटी की अभी बहुत लो ग्रेड पे, इसको तो अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। पर असलियत में तो वो बहुत अच्छे स्टेज पे है, उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है पेशेंट को अपने हाथ के ऊपर। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली ना, आप इनडायरेक्टली क्या, आप डायरेक्टली पेशेंट को अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब बच्चों हमने बोला कि ग्रेड्स में डिवाइडेड होता है ये, ठीक है, ग्रेडिंग स्केल है। तो इसमें ना 6 ग्रेड्स होते हैं, फ्रॉम 0 to 6। तो ये हमें किसने दिए, द मेडिकल रिसर्च काउंसिल, एमआरसी ने बताया है कि जो स्ट्रेंथ है मसल की, जब हम एमएमटी से असेस करेंगे तो हम उसे 6 ग्रेड्स में डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5। सो एमएमटी जो थी वो डेवलप किसने करी थी, बाय राइट एंड लोवेट इन 1912। बट जो डैनियल एंड वॉर्थिंगम है, केंडाल एंड केंडाल है, उनके जो मेथड्स हैं वो ज्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं एज कंपेयर टू द राइट एंड लोवेट। अब टेस्टिंग प्रोसीजर। अब बच्चों देखो, हर मसल का अलग अलग काम होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगर आप शोल्डर की मसल्स को देखोगे वो अलग तरीके से बनी हुई हैं, उनका अलग काम है। आप नीचे नी की मसल्स देखोगे तो वो अलग तरीके से बनी हुई हैं, उनका अलग काम है। ठीक है, उनकी अलग अलग पोजीशनिंग है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक मसल के लिए या एक मसल ग्रुप के लिए ये पोजीशन कर लो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, हर मसल ग्रुप का अलग अलग अपनी पोजीशंस होती हैं, किसी किसी की सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, बट वो आपको देखना पड़ेगा, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल मसल और मसल ग्रुप्स, आप किस चीज की टेस्टिंग कर रहे हो। ठीक है, so the patient is positioned so that the muscle or muscle group being tested has to move or hold against the resistance of gravity। ठीक है बच्चों, टेस्टिंग प्रोसीजर में जब भी आप किसी भी पेशेंट का किसी भी मसल ग्रुप के लिए एमएमटी करते हो, तो सबसे पहले हम 0 से लेके 5 तक कौन सा ग्रेड देखते हैं, बताओ, गेस करो। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे, देखो 0 होता है बिल्कुल नो मसल कॉन्ट्रैक्शन, हाथ ही नहीं उठाएगा आदमी, और 5 पे होता है बहुत बढ़िया। अब बताओ कहां से शुरू करोगे, कोई बोलेगा 0 से, कोई कहेगा 5 से, बट नो, हम हमेशा जो मसल की टेस्टिंग होती है, एनी मसल ऑफ द बॉडी या मसल ग्रुप, ठीक है, तो वो हम हमेशा ग्रेड नंबर 3 से शुरू करते हैं। अभी ग्रेड्स में बताऊंगी आगे, बट अभी समझ लो एक चीज, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ना वाइवा में भी बहुत बार पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, देखो, सबसे पहले आप किसी पेशेंट को देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई ये इतना कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो कह रहा है कि भाई मेरा जो उल्टा हाथ है उसमें पैरालिसिस है, मैं इस हाथ को मूव भी नहीं कर पा रहा, तो आप आइडिया लगा लो कि भाई इसमें तो जान ही नहीं है। ठीक है, फिर आपके पास कोई एक हट्टा कट्टा एक स्पोर्ट्स पर्सन आया जो बास्केटबॉल खेलता है, उसने बोला हाँ मेरे को यहाँ दर्द तो है, पर अब बताओ क्या करना है। पर वो अपना हाथ उठा पा रहा है, तो आपको दिख रहा है हाँ भाई स्पोर्ट्स पर्सन है, स्ट्रेंथ तो इसकी अच्छी होगी, हाथ भी उठा पा रहा है। अब फंस गए बीच में। ठीक है, तो आपको कुछ आइडिया तो ना पेशेंट को देख के भी लग जाएगा कि ये किस लेवल का पेशेंट है, इसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी। बट थ्योरेटिकली, ठीक है, हम क्या करते हैं, या जनरली जब हमारे पास नॉर्मल ओपीडी में नॉर्मल पेशेंट्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, जिस मसल या मसल ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं ना, उसको हमेशा ग्रेड 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्रेड 3 में क्या होता है बच्चों, जो पेशेंट का, मान लो मुझे कंधे में दर्द है, ठीक है, कंधे और कंधे के साइड में जो नेक का एरिया है, ट्रेपीजियस वाला एरिया, वहां पे मुझे दर्द है। ठीक है, मैंने आपको आके बोला, मैं पेशेंट हूँ, मैंने आपको आके बोला जी ऐसे ऐसे मेरे तो यहाँ दर्द है, बताओ। अब आपको लग रहा है, हो सकता है भाई मेरा आपको लगा कि एमएमटी मुझे इवैल्यूएट करनी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे मेरे से, आप मेरे को सिंपली ये बोलोगे, आपको लग रहा है कि भाई मेरी ट्रापीजियस जो मसल है उसमें कुछ गड़बड़ है, तो आप मुझे सिंपली बोलोगे कि आप अपने दोनों कंधों को, या फिर दोनों ये जो नेक का एरिया जिसे हम शोल्डर श्रग कहते हैं, वो वाली मूवमेंट करके दिखा दो। तो आपको क्या चीज क्लियर हो गई कि भैया ये अपने कंधे ऊपर तो लेके जा रही है, इसका ग्रेड 3 तो है ही है, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगर मैं अपने कंधों को ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट तो काम कर सकती हूँ, इतना लेवल है मेरा। अब उसके ऊपर मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ वो आपको एसेस करना है, बट आपको एक बेसिक मिल गया कि हाँ ये हाथ ऊपर तो कर पा रही है। सेम केस ले लो, दूसरा पेशेंट आया, ठीक है,
उसने भी आपको सेम कंप्लेन बोली, मेरे कंधे में दर्द है और मेरे ट्रेपीजियस ट्रेपीजियस तो नहीं बोलता पेशेंट जनरली, ठीक है, उसने आपको बताया, आप समझ गए कि इसको भी ट्रेपीजियस की जगह पे ही पेन है। आपने उस दूसरे पेशेंट को बोला ठीक है, आप भी अपने दोनों हाथ ऊपर करके दिखाओ। अब उसका क्या हुआ, उसने एक हाथ तो ऊपर कर दिया, दूसरा हाथ वो ऊपर नहीं कर पाया। तो आप वहां पे क्या समझे कि भाई ये तो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी नहीं लेके जा पाया अपने हाथ को, यानी कि इसका लेवल तो बहुत कम है, हमारी मैम का लेवल तो ज्यादा था, इस इंडिविजुअल का लेवल कम है, अब मुझे उस हिसाब से इसकी देखनी पड़ेगी कितना कम है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। तो इसलिए हमेशा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ग्रेविटी हम सबसे पहले टेस्ट करते हैं, दैट इज ग्रेड नंबर 3। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी कैसे करेगा। सॉरी, ये तो ग्रेड 4 का है। ठीक है, बट आप ये समझो, जो ये पिंक एरो है, ये आप समझ लो ग्रेविटी का फोर्स आ रहा है नीचे से, और जो पेशेंट है वो अपना पैर ऐसे ऊपर कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम। अब बच्चों दो प्रोसीजर यूज होते हैं एमएमटी में, ब्रेक टेस्ट और मेक टेस्ट। आई थिंक इससे पहले मैं आपको एक बार ग्रेड्स बता दूं। हाँ, ग्रेड्स बता दूंगी तो आपको ये प्रोसीजर अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो बच्चों जैसा मैंने कहा था 6 ग्रेड्स है हमारे पास, कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बच्चों ये जो स्केल है, ये कौन सा स्केल है, न्यूमेरिकल स्केल है। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है, ऑर्डिनल डाटा। ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में डाउन। ठीक है, अब देखो एमएमटी के ग्रेड्स नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 0 नो एक्टिविटी, 1 ट्रेस बहुत हल्की एक्टिविटी, 2 पुअर वेरी पुअर परफॉर्मेंस, 3 इज फेयर, 4 is good and 5 is normal। तो बच्चों ऐसे हमने 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है, 0। 0 का क्या मतलब हुआ कि जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। मैंने अपने पेशेंट को बोला कि तुम अपना हाथ ऊपर उठा के दिखाओ, पेशेंट कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसने अपना हाथ भी ऊपर नहीं उठाया। उसका ऐसा नहीं था, उसका मन नहीं था उठाने का, वो उठाना चाहता था, पर वो उसके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि वो उठा पाए। ठीक है, 1 इज ट्रेस, कि मतलब पेशेंट को मैंने बोला हाथ उठाने को, उसने थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करी, बट ना मुझे ऐसा मतलब मुझे ऐसा क्या दिखेगा कि उसको ना फ्लिकर हुआ, फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि बहुत माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ओवर द मसल ओरिजिन या मसल के अंदर हुई, बट वो अपना हाथ अब भी नहीं उठा पाया। ठीक है, सो दिस इज द केस व्हेन देयर इज ग्रेड 1। ग्रेड 2 क्या है बच्चों, ग्रेड 2 होता है पुअर, यानी कि जो पेशेंट है वो फुल आरओएम कर पा रहा है, बट अगेन नॉट अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी एलिमिनेटेड वाली पोजीशन में ही वो फुल मूवमेंट कर पा रहा है, जहां पे अगर उसको ग्रेविटी का फोर्स अगर आ गया, ठीक है, तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा। राइट बच्चों, फेयर में क्या होता है, फेयर इज ग्रेड 3, यहीं से हम टेस्टिंग करते हैं, अभी जो मैंने आपको समझाया था। तो इसमें पेशेंट फुल आरओएम ले जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी पूरा, 0 से 180 डिग्री अगर शोल्डर फ्लेक्शन है नॉर्मली, तो पेशेंट पूरा ग्रेड 3 में पूरा 0 से 180 तक ले जाएगा अपना हाथ अगेंस्ट द ग्रेविटी। 4 में क्या होगा बच्चों, अब देखो यहाँ पे थेरेपिस्ट हाथ लगाना शुरू करता है, इससे पहले थेरेपिस्ट कहीं हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो हाथ लगा रहा है किस लिए, ताकि वो रेजिस्टेंस दे सके पेशेंट को कि भाई तू फुल ग्रेविटी तो आप लेके जा पा रहे हो, पर क्या अगर मैंने अपने हाथ से जोर डाला तो क्या आप लेके जा पाओगे। वो कैसे टेस्ट करेंगे हम, ग्रेड 4 में। ग्रेड 5 में क्या हुआ, अब देखो थेरेपिस्ट ने 50% जान कहाँ पे लगाई, ग्रेड 4 में। मेरे अंदर अगर 10 किलो की ताकत है, एग्जाम्पल, ठीक है, 10 किलो की है नहीं मेरे में, ठीक है, अगर मैं 10 किलो की ताकत पेशेंट को लगा सकती हूँ, तो मैंने ग्रेड 4 में सिर्फ 5 किलो की ताकत लगाई, बट ग्रेड अगर वो ग्रेड 4 वो पार कर गया, तो ग्रेड 5 में मैं क्या लगाऊंगी, 10 किलो की ताकत अपनी पूरी, मैक्सिमम रेजिस्टेंस दूंगी मैं उसे अपना। ठीक है, देखो, अब देखो डायग्राम से समझते हैं। अब जैसे हम हिप फ्लेक्सर्स की बात कर रहे हैं, अब ग्रेड 0 क्या था, ग्रेड 0 वॉज नो एक्टिविटी, मसल काम ही नहीं कर रही,
तो देखो जैसे पेशेंट लेटा हुआ है, मुझे उसके हिप फ्लेक्सर्स को टेस्ट करना है, तो मैं बोलूंगी क्या, अब यहाँ पे मसल ग्रुप की बात कर रही हूँ मैं, इंडिविजुअल मसल की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने पेशेंट को क्या बोलना है कि आप अपना पैर ऊपर उठाओ, हिप फ्लेक्शन करो, मैं उसको मूवमेंट समझा दूंगी, टेक योर लेग टुवर्ड्स द सीलिंग, छत की तरफ पैर लेके जाओ। ठीक है, तो जो पेशेंट है वो अपना पैर क्या ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, बट वो लेके जा ही नहीं पाएगा, उसकी मसल भी बिल्कुल फ्लैसेड टाइप होगी, वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, सो दिस इज द केस फॉर ग्रेड 0। ठीक है, नो एक्टिविटी ओवर द मसल इज नॉट फेल्ट। दूसरे में क्या हुआ, ग्रेड 1 यानी कि ट्रेस एक्टिविटी, कि एमएमटी के लिए जब ग्रेड 1 में है तो क्या हो रहा है अब कि जो पेशेंट है, सॉरी जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ग्रेड 1 में ट्रेस एक्टिविटी होगी कि जो पेशेंट है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। राइट, ठीक है बच्चों, तो ट्रेस एक्टिविटी में क्या हुआ कि जो पेशेंट है वो कर ही नहीं पाया। ठीक है, यूजुअली बच्चों यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में ना ये सुपाइन पोजीशन दिखाई है, बट यूजुअली हम ना हिप फ्लेक्सर्स के लिए साइड लाइन पोजीशन यूज करते हैं फॉर ग्रेविटी एलिमिनेटेड लेने के लिए हिप फ्लेक्शन को। बट क्योंकि ये बिल्कुल नो एक्टिविटी था और आप फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आएगा ग्रेड 2 में, तो हम नॉर्मली कभी क्लिनिक्स में खासकर हम यही वाली सुपाइन पोजीशन यूज कर लेते हैं। बट जब आप एग्जाम दोगे, आप वाइवा दोगे, तब आपको ये चीज नहीं बोलनी, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको वही पकड़ लेगा कि भाई ग्रेविटी एलिमिनेटेड में कराना चाहिए, तुम क्यों सुपाइन पोजीशन में कराओगे। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। अब ग्रेड 2 आया, ग्रेड 2 क्या हुआ, पुअर, यानी कि वो हिप फ्लेक्शन कर तो रहा है, फुल रेंज कर लेगा। ठीक है, बट किसमें, ग्रेविटी एलिमिनेट करके। ग्रेविटी एलिमिनेट कब हुई, जब मैंने साइड लाइन पोजीशन दे दी पेशेंट को। ठीक है, देन इज द ग्रेड 3, दैट इज फेयर। अब देखो इसकी सुपाइन पोजीशन आ गई फिर से, या तो हम सुपाइन में भी कर सकते हैं और हम सिटिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, पैर अपना ऊपर की तरफ लेके जाओ। राइट, ग्रेड 4 में पोजीशन वही रही सिटिंग वाली, बट मैंने अपना एज अ थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस देना है। ठीक है, और ग्रेड 5 में क्या रहेगा कि मैंने अपना मैक्सिमम रेजिस्टेंस देना है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं, एक तो देखो इसका पुअर फंक्शनल रेलेवेंस है, नॉन लीनियरिटी है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 इज नॉट नेसेसरीली द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। पेशेंट की वेरिएबिलिटी भी होती है ओवर टाइम, इसलिए इंटररेटर रिलायबिलिटी भी वेरी करती है, बहुत डिफरेंट होती है। इट इज ओनली असेस मसल्स व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग कंसेंट्रिकली, डिफिकल्टी ऑफ अप्लाइंग द ऑक्सफोर्ड स्केल टू ऑल पेशेंट्स इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, आप हर किसी को नहीं दे सकते। तो इन्हीं शॉर्ट कमिंग्स की वजह से जो थेरेपिस्ट है वो इसके मॉडिफाइड वर्जन्स भी यूज करते हैं इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। अब बच्चों एक बार बात कर लेते हैं अबाउट द ब्रेक एंड मेक टेस्ट, जो मैं आपको कह रही थी। हाँ, तो बच्चों ब्रेक टेस्ट क्या होता है, ब्रेक टेस्ट में मान लो बच्चों कि आपने ना पेशेंट को बिल्कुल ब्रेक लगा देना है। ठीक है, ब्रेक में क्या हुआ, अगर मान लो कि मुझे पेशेंट का कोई मसल ग्रुप टेस्ट करना है। ठीक है, मान लो हम ये लेते हैं कि मुझे पेशेंट का एल्बो फ्लेक्शन टेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं जो एल्बो फ्लेक्शन की एक्सट्रीम रेंज हो गई, ठीक है, उसमें पेशेंट को ले जाऊंगी। ठीक है, और वहां पे उसे रेजिस्टेंस दूंगी और वहां पे उसे बोलूंगी कि आप यहाँ पे अपना हाथ को इसी पोजीशन में रोक के रखो जब तक आप रोक सकते हो। So the patient holds a joint position until the therapist gradually overpowers the patient, यानी कि gives resistance to the patient and an eccentric contraction begins to occur. The therapist applies manual resistance gradually to the distal end of the body part in which the muscle inserts and a direction opposite to the torque produced by the muscle being tested. So the brake test is performed at the end of RM, यानी कि over the extremes of the ranges when testing one joint muscle and at mid range when testing टू जॉइंट मसल। ठीक है, तो वन जॉइंट और टू जॉइंट में बच्चों ये डिफरेंस आ जाएगा। मेक टेस्ट क्या होगा, मेक टेस्ट को हम एक्टिव रेजिस्टेंस टेस्ट भी कहते हैं।
तो इसमें क्या होगा कि अच्छा पेशेंट एल्बो फ्लेक्शन कर रहा है तो चलो ठीक है, मैं भी, आप एल्बो फ्लेक्शन करते जाओ, साथ साथ मैं भी आपको पूरी रेंज में रेजिस्टेंस दूंगी। ये चीज है। So therapists apply manual resistance while the patient moves throughout the ROM. इसमें क्या और इसमें क्या फर्क है? ब्रेक में आप उसको एक्सट्रीम में ले गए, एक जगह जाके रोक दिया और वहां पे बोला अब तुम इस पोजीशन को ब्रेक करके दिखाओ। मेक में क्या हुआ, चलो तुम भी अपना मूवमेंट करो, मैं तुम्हें साथ साथ रेजिस्टेंस दूंगी। So the muscle's ability to contract concentrically against maximal resistance can also be determined. अब एमएमटी फॉर वीक मसल्स हम कैसे करेंगे? जब बच्चों वीकर मसल्स होती हैं, जब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी या वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाती, सो द पेशेंट इज रीपोजिशन एंड अटेम्प्ट्स टू मूव द बॉडी पार्ट थ्रू अ ग्रेविटी मिनिमाइज्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ मोशन। ये जैसे मैंने आपके पहले ही क्लियर कर दिया था इस चीज के बारे में, ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन फॉर हिप एबडक्टर्स। ठीक है, आइए और देखो हिप एबडक्टर्स की अगेंस्ट द ग्रेविटी पोजीशन साइड लाइंग है, बट जो ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी तो साइड लाइंग है, बट ग्रेविटी एलिमिनेटेड कौन सी है? सुपाइन पोजीशन। अब देखो हिप फ्लेक्सर्स के लिए उल्टा हो गया, हिप फ्लेक्सर्स के लिए जो ये सुपाइन पोजीशन है ये हो गई अगेंस्ट द ग्रेविटी, हमने अभी पढ़ा, और ग्रेविटी एलिमिनेटेड कौन सी हो गई हिप फ्लेक्सर्स के लिए? सुपाइन पोजीशन। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो यहाँ पे वही चीज रखी है, जिस मसल का आप टेस्टिंग कर रहे हो उस मसल की स्टेबलाइजेशन पोजीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपके टेस्ट करने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई दूसरा मसल ग्रुप, कोई दूसरा आदमी आके उसकी मदद कर रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बच्चों ओवर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस एंड माइनस इन एमएमटी, जिसमें सब बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नो डाउट मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी। ठीक है, बट ये पढ़ने के बाद सारे कंफ्यूजन क्लियर। देखो जीरो, जीरो तो हमें पता है भाई, जीरो मतलब जीरो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आया ग्रेड वन। अब वन के साथ क्या आया? वन के साथ आया बच्चों वन प्लस। ठीक है, तो वन प्लस वन, देखो वन में हमने क्या बोला था? वन में बोला था कि हमें सिर्फ हल्का हल्का मसल में थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, बट वो कोई मूवमेंट नहीं कर पाएगा, चाहे जरा सी भी, थोड़ी सी भी, आधी, फुल, कोई सी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। पर हाँ, जैसे कंपन से रहते हैं, मैं सही वर्ड यूज करूँ तो, कि हाँ कुछ कंपन तो हो रही है मसल के पॉइंट पे, बट दूर से देखने में कुछ नहीं लग रहा कि इसने कुछ हाथ पैर हिलाया है। तो ये वन प्लस यानी कि टी प्लस, ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मिनिमल ऑब्जर्वेबल मोशन लेस देन 50%, ग्रेविटी मिनिमाइज्ड, नो रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे ग्रेविटी एलिमिनेटेड भी नहीं लिखा, नई टर्म है ग्रेविटी मिनिमाइज्ड, तो इसको भी हम एलिमिनेटेड ही कर देते हैं। भाई अब कितनी पोजीशन लाएंगे हम, ऐसे इंसान ही तो हैं भाई, ग्रेविटी एलिमिनेट कर दी। ग्रेविटी को छू मंतर थोड़ी ना कर सकते कि भाई जाओ ग्रेविटी जाओ, हमें एमएमटी टेस्ट करनी है। ठीक है, तो नए नए वर्ड्स हैं, बट मोटा मोटा ऐसी बातें एग्जामिनर के सामने या पेशेंट के सामने मत बोलना, समझाने के लिए बोल रही हूँ मैं ये सब। ठीक है, तो वन प्लस में क्या होगा बच्चों कि जो पेशेंट है, अब देखो शोल्डर फ्लेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं करवट लेके लेटी हुई हूँ। ठीक है, अगर मान लो मेरे लेफ्ट हैंड में दर्द है तो मैंने करवट यानी कि साइडलाइन पोजीशन इस हिसाब से ले रखी है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना वो ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? शोल्डर फ्लेक्शन के लिए ग्रेड 0, 1, 2 आप इस पोजीशन में कर लोगे। ठीक है, तो वन में क्या हुआ कि मेरा हाथ आगे ही नहीं बढ़ा। शोल्डर फ्लेक्शन की रेंज सबको पता है क्या होती है? जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, खैर जवाब तो मैं बता ही रही हूँ, इट इज 0 to 180 डिग्री नॉर्मली। ठीक है, अब इसका मिड क्या हुआ? 90 डिग्री। यानी कि वन प्लस में क्या होगा कि जो पेशेंट है ना वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में अपना हाथ हिला लेगा इन ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन। इसका कौन सा ग्रेड हुआ? वन प्लस। ठीक है, नो डाउट, नो कंफ्यूजन। अगर वो ग्रेविटी, देखो याद रखो, ग्रेविटी एलिमिनेटेड लेस देन 50% ऑफ आरओएम, दैट इज वन प्लस, नो डाउट। अब आया बच्चों टू यानी कि ग्रेड टू, पुअर वाला। इसमें हमने क्या बोला था कि वो फुल आरओएम कर लेगा जी ग्रेविटी मिनिमाइज्ड पोजीशन में, यानी कि ग्रेविटी एलिमिनेटेड पोजीशन में। ठीक है, यानी कि अगर शोल्डर फ्लेक्शन ही देखें तो 0 से लेके अगर 50 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री तक अगर वो घूम पा रहा है हिप शोल्डर फ्लेक्शन, तो वो क्या हुआ? वन प्लस। और टू क्या हुआ कि वो पूरा 0 से लेके 180 तक गया है पूरा फुल,
तो ये 2 माइनस की कहाँ जगह रह गई, 2 माइनस कहाँ से आएगा? सो 2 माइनस इज एटलीस्ट 50%, कि इतना तो होना ही चाहिए बट नॉट फुल। यानी कि जो 90 से लेके 180 डिग्री तक का शोल्डर फ्लेक्शन है उसके बीच में जो आएगा दैट इज 2 माइनस। ठीक है, अगर पूरा 180 डिग्री हो गया शोल्डर फ्लेक्शन दैट इज 2, बट अगर देखो अब इसके बाद क्या आया 2 प्लस, यानी कि फुल अवेलेबल आरओएम, ग्रेविटी मिनिमाइज्ड, स्लाइट मैनुअल रेजिस्टेंस। अब देखो 2 प्लस में क्या हुआ, हमने मैनुअल रेजिस्टेंस दे दिया थोड़ा सा, कि अच्छा 2 में तो हमने देखा कि चलो फुल आरओएम तो कर रहा है, ग्रेविटी एलिमिनेटेड या ग्रेविटी मिनिमाइज जो कि फैंसी वर्ड हो गया एक उस पोजीशन में, बट 2 प्लस में क्या होगा, तो 2 प्लस में हम अपना हाथ लगा देंगे, हम अपना रेजिस्टेंस देंगे, हम भी तो कुछ मेहनत करें, सारा पेशेंट ही क्यों करता रहे। ठीक है, अब देखो ऐसे आ गए हमारे 3, 3 माइनस 3, 3 प्लस। अब देखो बच्चों जहां पे भी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस, इनमें क्या करना है, हमें अपना हाथ लगाना है, हम वहां जाते हैं जहां प्लस होता है। ठीक है, तो नो डाउट नो कंफ्यूजन, जहां पे भी प्लस है बोल दो, हमें भी अपना स्लाइड रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, अब देखो 3 माइनस में क्या हुआ, कि अब देखो 3 हमें क्या पता है कि मैंने पूरी आरओएम करी शोल्डर फ्लेक्शन की 0 to 180 डिग्री अगेंस्ट ग्रेविटी। मैं बैठी, मैं बैठी, ठीक है, मैं पेशेंट हूं, मैं बैठी और मैंने अपना पूरा हाथ छत की तरफ उठा लिया। ये कौन सा ग्रेड हुआ, सोचो सोचो, ये हुआ ग्रेड 3 यानी कि फेयर ग्रेड। अब 3 प्लस क्या हुआ, जब आप थेरेपिस्ट आए और आपने मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस दिया और मैंने तब भी अपना हाथ ऊपर उठा लिया। ठीक है, 3 माइनस क्या होगा कि मैंने 50% आरओएम कर लिया अगेंस्ट द ग्रेविटी, नो रेजिस्टेंस, कि मैं 0 से 90 डिग्री तक ही लेके आ भाई, पर मैं लेके आई बैठ के, लेट के नहीं। ठीक है, साइड लाइन पोजीशन में नहीं। और 2 प्लस क्या था कि मैं ग्रेविटी एलिमिनेटेड में रेजिस्टेंस के साथ खड़ी हो गई, और 3 माइनस में मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी आ गई। अब मुझे आपका रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, मैं अगेंस्ट द ग्रेविटी में मेरी बढ़ोतरी हो गई है। सेम आ गए 4, 4 हमने क्या पढ़ा था कि वो फुल अगेंस्ट द ग्रेविटी ले जाएगा बट हम अपना 50% यानी कि मिनिमम मॉडरेट रेजिस्टेंस हम लगाएंगे इसके अंदर। तो 4 माइनस क्या हुआ, 4 माइनस होगा बच्चों जब पेशेंट है ना फुल आरओएम लेके जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, नियरली मॉडरेट मैनुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, देन 4 प्लस इज फुल आरओएम अगेंस्ट ग्रेविटी, नियरली स्ट्रॉन्ग मैनुअल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, ये जो 4 माइनस है ना यहाँ पे नियरली मिनिमल मैनुअल रेजिस्टेंस है, मॉडरेट नहीं है। ठीक है, 4 is moderate manual resistance and 4 plus is nearly strong manual resistance। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मिनिमल मैनुअल रेजिस्टेंस, मॉडरेट मैनुअल रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग मैनुअल रेजिस्टेंस, इन सब में हम फर्क कैसे करें भाई, हमारे हाथ में कोई मशीन थोड़ी ना लग रही है। तो देखो ये ना इस स्केल की एक लिमिटेशन बन जाती है। देखो जितनी देखो एक तो हर इंसान की स्ट्रेंथ अलग होती है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा धक्का लगाया, थोड़ा ज्यादा लगाया, थोड़ा ज्यादा लगा दिया, फिर पूरा लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरे 4 ग्रेड बन गए। ठीक है, तो ये ना आप तभी सीखोगे जब आप ना पेशेंट को पेशेंट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि तभी आपको ना अपने जो आप रेजिस्टेंस दोगे, मैनुअल रेजिस्टेंस दोगे, उसको आपको ना करना आ जाएगा कि अब मुझे 4 प्लस पे इतना देना है, मैक्सिमम मेरा ये है, मुझे इतना देना है, मॉडरेट पे मुझे इतना देना है। तो बच्चों ये ना प्रैक्टिस है, ये आपकी हाथ की सफाई है। ठीक है, बट जब आप टेक्निकल टर्म्स में बोलोगे, जब आपके सामने एक एग्जामिनर आके बैठ जाएगा, वो आपसे जरूर पूछेगा, तो आपको इन्हीं शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो वो आपके नंबर काट के आपके मुंह पे चला जाएगा। ठीक है, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। ये सारी बोलने की बातें हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था एमएमटी करना, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि भाई कितना रेजिस्टेंस दूं, कितना नहीं दूं, बट इवेंचुअली मैंने लर्न किया कि जितना आप करोगे उतना आपको ये चीज आएगी। ठीक है, ग्रेड 5 तो देखो होता ही नॉर्मल है ना, 5 प्लस कुछ होता है ना 5 माइनस कुछ होता है। ठीक है, सो फुल आरओएम अगेंस्ट ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग मैनुअल रेजिस्टेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट एमएमटी। हाँ, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये आप सबको आना ही चाहिए। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, कोई भी आपको चीज समझ नहीं आई हो या फिर आप दोबारा चाहते हो एक बार एमएमटी पढ़ना, तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट कर लेना। आपका कोई भी डाउट होगा मैं पूरा ट्राई करूंगी कि मैं वो सॉल्व करूं, क्योंकि देखो बच्चों जो आज आप पढ़ रहे हो ना वो आपके आगे
आपके भी और एज़ अ पेशेंट जो आपके पास आ रहा है इंडिविजुअल उसके भी आप बहुत हेल्प करोगे। ठीक है? तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसको ज़रूर अच्छे से समझना और इसमें अगर कोई भी डाउट हो